नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, यह तो आप सबको मालूम ही है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से किसी न किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार से टकराव चलता रहता है। लंबा समय कोलिजियम को लेकर के टकराव चला और ऐसा लगा कि सरकार कोलिजियम सिस्टम को हर हालत में बदलना चाहती है। हालांकि यह कोशिश 2015 में पहले की गई थी, जब कानून बनाया गया था एक आयोग बना करके कि हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्टों की जजों की नियुक्ति ये आयोग करेगा, जिसमें सरकार भी हिस्सेदार थी। लेकिन उस कोलिजियम सिस्टम ने सरकार के इस आयोग के कानून को रद्द कर दिया, कहा कि सरकार को अधिकार नहीं है ये। तो खैर, उसके बाद ये मामला कुछ देर ठंडा पड़ा और अब फिर बीच बीच में गर्म हुआ। और इस बीच जब जब मामला गर्म होता है तब तक सुप्रीम कोर्ट संसद से बनाए हुए किसी न किसी कानून की समीक्षा करने लग जाती है। कोई याचिका डालता है और उसकी समीक्षा शुरू हो जाती है कि संसद ने जो कानून बनाया वो संविधान के दायरे में है या नहीं। तो इस प्रकार कई कानूनों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अपने पिछले एक वीडियो में मैंने कहा था कि मोदी सरकार को विपक्षी गठबंधन से उतना खतरा नहीं है जितना सुप्रीम कोर्ट से है, जो कई फैसले विपक्ष के पक्ष में दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे कई मामलों में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का रुख मोदी सरकार के खिलाफ स्पष्टतः दिखाई देता है। उनके भाषणों में भी, जो वह सार्वजनिक तौर पर मंचों पर देते हैं, उसमें भी कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं। दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में कोर्ट ने खुद लिखा था कि किसी कानून के अभाव में वह फैसला दे रहे हैं, क्योंकि इस संबंध में कोई कानून नहीं है कि दिल्ली की सर्विसेज को कंट्रोल केंद्र करेगी या राज्य करेगी। कोई कानून नहीं है, तो इसलिए वह यह फैसला दिया जा रहा है। और जब कोई कानून बनेगा तो उस कानून के मुताबिक ही सर्विसेज चलेंगी। अगर उपराज्यपाल को अधिकार होगा तो उपराज्यपाल के अधिकार बहाल हो जाएंगे। इसके बावजूद जब सरकार ने अध्यादेश के जरिए कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। अब जब संसद नहीं चल रही होती तो अध्यादेश ही एक साधन होता है और राष्ट्रपति को पूरा अधिकार होता है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति के आदेश से जारी होता है, तो वह कानून ही होता है जब तक संसद से पास नहीं हो जाता। इसी तरह 370 हटाने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ सुनवाई कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से टकराव मोल लेने वाले कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदलकर टकराव टालने की कोशिश की थी, लेकिन किसी न किसी मुद्दे पर सरकार और कोर्ट के बीच में टकराव की नौबत फिर आ रही है, बार बार आ रही है, फिर आ जाती है। अब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ एक नया मोर्चा खोल दिया है। और स्वाभाविक है, जब आप सरकार के अधिकारों को चुनौती देंगे, अधिकार कर्टेल करना चाहेंगे, तो सरकार भी अपने अधिकारों को बचाने की कोशिश करेगी, संसद अपने अधिकारों को बचाने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने अभी मार्च महीने में अपना एक फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। हाँ, इसकी मांग बड़े लंबे समय से चली आ रही है। विपक्ष तब भी यह मांग करता रहा है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इस संबंध में लालकृष्ण आडवाणी का एक चिट्ठी का भी उल्लेख हो रहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि किस प्रकार का ये व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि जब तक नियुक्तियों के संबंध में कानून नहीं बनता, वही जो मैंने कहा कि जैसे दिल्ली सेवा बिल के बारे में इन्होंने कहा था कि कानून नहीं है, इसलिए वे फैसला दे रहे हैं दिल्ली सरकार के पक्ष में कि सेवा पर दिल्ली सरकार का अधिकार रहेगा। और इस मामले में भी उन्होंने कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बनता चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में, तब तक एक 3 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और तीसरा व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। लेकिन यह व्यवस्था, यह जजमेंट सिर्फ तब तक था जब तक कानून नहीं बनता। और इस कमेटी की सिफारिश से ही राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की तब तक नियुक्ति करेंगे।
लेकिन मोदी सरकार ने अब जो बिल राज्यसभा में पेश किया है उसमें चीफ जस्टिस का नाम नहीं है। क्यों होना चाहिए? सरकार क्यों करे? हर मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दखल क्यों हो? जब संविधान में सबको अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, कार्यपालिका के अलग अधिकार हैं, न्यायपालिका के अलग अधिकार हैं, तो हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल क्यों हो? लेकिन अब जो कानून के लिए बिल पेश किया गया है उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे जो उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार के नियंत्रण वाली 3 सदस्यीय कमेटी का बिल पेश किया गया है। इस पर विपक्ष ने राज्यसभा में खूब हल्ला किया। स्वाभाविक है कि जैसे दिल्ली सेवा कानून की सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगी, वैसे ही संसद में पारित इस कानून की भी समीक्षा करेगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले 9 साल से जिस मामले में विपक्ष संसद में हारता है उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है। सुप्रीम कोर्ट चुने हुए प्रधानमंत्री को कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रही है। इससे पहले सूचना आयुक्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्य सूचना आयुक्त रिटायर्ड जज होना चाहिए। यहां तक कि एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, और सूचना आयुक्तों के बारे में कहा कि राज्यों में हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जस्टिस हो। सरकार ने यह बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को उनके रोजमर्रा के कार्यों में दखल देने की कोशिश कर रहा है, और सुओ मोटो, अब आप देखिए 2-3 मामले ऐसे हो चुके हैं। मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, और नूह के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। तो ये कोर्टों का अधिकार सुओ मोटो तो लेना नहीं था, या फिर विपक्षी दलों की याचिकाओं पर दखल दे रही है। यह भी गलत है, यह राजनीतिक हस्तक्षेप है। पाकिस्तान की तरह स्थिति पैदा होती जा रही है। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे स्वायत्त संस्थाओं को न्यायिक नियंत्रण से कैसे बचाएं। जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए। चुनाव आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि चीफ जस्टिस वहां होना चाहिए, और सूचना आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट की यह राय थी। तो अब मोदी का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि वह स्वायत्त संस्थाओं को न्यायिक नियंत्रण से कैसे बचाएं। दिल्ली सेवा कानून और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के दोनों मामलों में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का काम किया है। कांग्रेस जब तक सत्ता में थी वह खुद ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती थी। यहां तक कि जब नरसिम्हा राव सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के साथ टकराव हो गया था, तो राव सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को कमजोर करने के लिए आयोग को 3 सदस्य बना दिया था। मित्रों, उम्मीद है मेरी यह समीक्षा आपको पसंद आई होगी, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए।